वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और आज के इस लेक्चर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना सोशल साइंस क्लास 10th और हमारा टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके प्रीवियस लेक्चर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको सिलेबस भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले शुरुआत मैंने सिलेबस से ही की है आपकी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर इस बार पेपर में सीबीएसई आपसे पूछने के लिए जा रही है। और उसी सिलेबस को हमारे इस चैनल पर तेज गति से कराने का काम हम और हमारी टीम कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसी के अंदर आज हम अपने एक सब टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। तो आइए इस लेक्चर की हम शुरुआत कर देते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो यहां पर हम पढ़ते हैं, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी क्रांति नहीं बल्कि लंबी चली प्रक्रिया का परिणाम था। देखिए, आपने पढ़ा कि इटली में जब इटली में राष्ट्रवाद आया तो कोई ना कोई क्रांतिकारी एक्टिविटी हुई। जब फ्रांस में राष्ट्रवाद आया तो वहां पर तो क्रांति ही हो गई, और अन्य यूरोपीय देशों में भी किसी ना किसी क्रांति या क्रांतिकारी एक्टिविटी के द्वारा ही राष्ट्रवाद आया। लेकिन ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी क्रांति के द्वारा नहीं आया था, बल्कि यह तो लंबे समय से जो एक प्रोसीजर वहां चल रहा था, एक प्रक्रिया वहां पर चल रही थी, उसका परिणाम था कि ब्रिटेन में किसका उदय हुआ? ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य में कौन कौन लोग थे? अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोग रहते थे। कौन कौन से लोग बताए? अंग्रेज बताए, वेल्स बताए, स्कॉट एंड आयरिश लोग, ये लोग रहा करते थे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। और 1688 के अंदर गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कहां पर हुई थी ये क्रांति? ब्रिटेन के अंदर। इसको ब्रिटिश क्रांति या ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो 1688 में ब्रिटिश क्रांति के बाद क्या हुआ था कि जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने राजतंत्र से जितनी भी सारी पावर थी उनको ले लिया था। ठीक है, किसने ले लिया? पार्लियामेंट ने ले लिया। कहां से ली सारी शक्तियां? राजतंत्र से ले ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, यहां पर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? 1707 में इन्होंने बनाया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। किसकी स्थापना की? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। किसने किया था? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। कौन से ईयर में किया? 1707 में किया। तथा 1801 की बात है, 1801 में क्या हुआ कि जो आयरलैंड था, आयरलैंड को भी बलपूर्वक यानी जबरदस्ती से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में शामिल कर लिया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों ने तो अपनी इच्छा से यह बनाया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, लेकिन आप देखोगे 1801 के अंदर आयरलैंड को जबरदस्ती बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से वहां पर हमारा क्या पढ़ा था हमने पढ़ा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ब्रिटेन में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया? ये आया था 1688 में। एक वहां पर फ्रांसीसी क्रांति हुई, देन उसके बाद में एक लंबी प्रक्रिया वहां पर चली, और उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बना, और 1801 में आयरलैंड को भी उसमें शामिल कर लिया गया। देन नाउ we will discuss about our new topic related to your chapter number 1, nationalism in Europe, and our title is बाल्कन प्रॉब्लम, यानी कि बाल्कन समस्या। तो हमारी बाल्कन समस्या क्या है? देखिए, बाल्कन क्षेत्र में विभिन्न नस्लों के लोग निवास करते थे। बाल्कन एक क्षेत्र का नाम दिया गया है, और इस क्षेत्र के अंदर कहा जा रहा है कि बहुत सारी अलग अलग नस्ल के लोग यहां पर रहा करते थे, निवास करते थे। अगर आज आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से देश बाल्कन क्षेत्र में शामिल थे, तो आप देखेंगे कितने ही सारे देश जो वर्तमान में आज
अपने एक नए अस्तित्व और नई पहचान के साथ दुनिया के सामने हैं, वो कभी बाल्कन क्षेत्र का ही हिस्सा उनको माना जाता था। तो यहाँ पर देखिए, एक तो देश है हमारा रोमानिया, एक है बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया। ये सारे देश किसके अंदर शामिल थे? इन सभी देशों को कहा जाता था बाल्कन क्षेत्र। और इस बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले जो मूलवासी थे उनको कहा जाता था स्लाव उनको कहा जाता था। ठीक है, अब मूलवासी क्या होते हैं? देखिए, मूलवासी शब्द आया है तो मूलवासी का मतलब है किसी एक स्थान पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले लोग, कि दादाजी भी वहीं रह रहे हैं, फिर उनके पिताजी भी वहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे भी उसी देश में पैदा हुए। तो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक ही जगह, एक ही देश, एक ही स्थान पर, एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मूलवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिजीनियस पीपल, इसको इंडिजीनियस पीपल कहते हैं। और बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले मूलवासियों को क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। अब आप कहोगे ऑटोमन साम्राज्य क्या है? तो जिसको आज हम कहते हैं टर्की, जिसको आज हम कहते हैं तुर्की, ठीक है, अब उसका नाम बदल के तुर्कीये कर दिया गया है। पहले था तुर्की, अब तुर्कीये कर दिया गया है। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट ने यूएनओ में ऐसा कहा कि भाई हमारे देश का नाम तुर्की से तुर्कीये कर दिया जाए। तो उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने उनको तुर्कीये देश के नाम के साथ में मान्यता दी है। तो उसी तुर्की को अतीत में क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। और उस ऑटोमन साम्राज्य ने शासन किया, किसके ऊपर शासन किया? बाल्कन क्षेत्र के ऊपर शासन किया। नेक्स्ट इसी पॉइंट में आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, बाल्कन राज्य में एक तरफ तो ऑटोमन साम्राज्य था, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था? वो साम्राज्य धीरे धीरे बिखरता चला जा रहा था। तो एक तरफ तो ये घटना घट रही थी, दूसरी तरफ आप देखोगे कि इसी बाल्कन क्षेत्र के अंदर रोमानी राष्ट्रवाद धीरे धीरे फैल रहा था। देखिए, एक चीज कहां जा रही है? डाउन, तो दूसरा विचार कहां जा रहा है? अप। एक राइज हो रहा है, एक क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्या खत्म हुआ? खत्म हो रहा था ऑटोमन साम्राज्य। क्या उभर कर आ रहा था? उभर कर आ रहा था रोमानी राष्ट्रवाद, और धीरे धीरे फैल गया। और इसी के फैलने की वजह से, इसी के फलस्वरूप एक के बाद एक राज्य अधीनता यानी गुलामी के चंगुल से निकल गया और उसने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। जो ये सारे देश थे, चाहे मैंने आपको ग्रीस बताया हो, चाहे मकदूनिया बताया हो, चाहे रोमानिया बताया हो, ये सारे पहले कभी बाल्कन क्षेत्र में थे, लेकिन धीरे धीरे रोमानी राष्ट्रवाद के विचार के साथ में इन्होंने क्या किया? ये धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए और गुलामी के चुंगल से आजाद हो गए। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर में आपके लिए। यहाँ पर आपको कुछ प्रतीक दिए गए हैं और उन प्रतीकों का मीनिंग क्या निकल कर आता है, उसका महत्व क्या है, वो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा, आपने हिंदी फिल्मों के अंदर कि एक अदालत है और अदालत के अंदर एक व्हाइट कलर की मूर्ति है जिसके हाथ में तराजू, जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। तो किस बात का प्रतीक है? ये इस बात को दर्शाता है कि न्याय सबके लिए है, ठीक है, और कानून की नजरों में सब बराबर हैं। जो भी अपराधी है उसको कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। तो ये इस बात को दर्शाता है। तो इसी तरीके के कुछ प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं और वो क्या अपना सेंस देते हैं, क्या उनका मीनिंग है, क्या उनका इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ देखिए, टूटी हुई बेड़ियां। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? सबको पता है कि अगर किसी के पैर में बेड़ियां डाल दी जाए तो कहा जाता है गुलाम बन गया। अगर बेड़ियां टूट गईं तो किस बात का प्रतीक है? आजादी मिलना। ये आजादी मिलने का प्रतीक है कि अब उसके पास, उसके हाथ में, पैर में कोई बेड़ियां नहीं हैं। सेकंड है बाज छाप वाला कवच, है ना, एक ऐसा कवच जिस पर क्या छपा हुआ है? बाज छपा हुआ है। ये किस बात का प्रतीक है? ये जर्मन समुदाय का शक्ति प्रतीक बताया जाता है। जर्मनी के लोग इसका प्रयोग करते थे और उनका मानना था कि इससे हमें शक्ति मिलती है। ठीक है, बाज छाप वाला कवच। नेक्स्ट हम देखेंगे बलूत पत्तियों का मुकुट। बलूत पत्तियां,
जैसे पेड़ की पत्तियां होती है, इसी तरीके का एक पेड़ है बलूद, उसकी पत्तियों का मुकुट, मुकुट क्या होता है? मुकुट होता है हमारा ताज, जिसको हम क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो उस मुकुट की बात करें तो ये किस बात का प्रतीक है? ये वीरता का प्रतीक है। नेक्स्ट तलवार, तलवार किसका प्रतीक है? मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है कि हमें मुकाबला करना है, हमें डट के दुश्मन का सामना करना है। नेक्स्ट है हमारा तलवार पर लिपटी जैतून की डालियां, जैतून आपने सुना होगा, जैतून का तो तेल भी होता है, ठीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डालियां, ये शांति की चाह, यानी ये प्रतीक है शांति का, क्योंकि जैतून को शांति का प्रतीक माना जाता है, जैतून की पत्तियों को शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 3 रंग के तिरंगे की बात की गई है। कौन कौन सा? काला, लाल और सुनहरा रंग है इसके अंदर। और ये तिरंगा क्या बताता है? ये बताता है उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। ये जो उदारवादी राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने अपना एक झंडा बनाया जिसमें एक काला रंग रखा, एक लाल और एक तीसरा सुनहरा रंग रखा। और लास्ट है यहां पर आप देख रहे हैं उगते सूर्य की किरणें, उगता हुआ यानी सनराइज, यानी उगते हुए सूर्य की किरणें, ये किस बात का प्रतीक है? ये प्रतीक है नए युग की शुरुआत। आपने सुना भी होगा कि उदास मत हो, कहते हैं ना, उदास मत हो। जिस तरीके से नया सूरज निकलता है, नई जिंदगी की शुरुआत होती है, वहीं से हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा आपको कई बार ऐसी डायलॉग बाजी सुनने के लिए मिलती है, फिल्मों में भी ज्यादातर ऐसी मिलती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि उगते हुए सूर्य की किरणें एक नई शुरुआत की, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये हमने अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। तो हमने अपने इस लेक्चर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट जो बातें आपके लिए बताई हैं, आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो डिस्कस की हैं। इसी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में लगातार कंटिन्यूअसली बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपकी सबसे अच्छी और सबसे तेज गति से जो सोशल साइंस की तैयारी होगी वो हमारे इसी चैनल पर होगी, जिसका नाम है PSC for CBSC। तो अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप जुड़े रहें PSC for CBSC। थैंक यू।